CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण। आइए अब सुनते हैं अध्याय 4। शीर्षक है वायु। और आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 20। अध्याय 4 वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संघटन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र संख्या 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस चित्र पर। चित्र संख्या 4.1 और यहां वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन इस वातावरण में 21%, नाइट्रोजन 78%, अन्य सभी मिलकर के 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन 0.93 यानी 0.93% है। इसी पृष्ठ में एक बॉक्स दिया गया है और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? यहाँ इस प्रकार से वर्णन है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। बॉक्स के बाद आइए अब सुनते हैं पृष्ठ 20 का पाठ। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पृष्ठ संख्या 21। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों को जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं।
मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इसी पृष्ठ 21 पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इसी पृष्ठ 21 पर एक और बॉक्स है और इसमें हम देख सकते हैं समाचार पत्रों की हेडलाइंस या न्यूज आइटम, और इसमें कुछ शीर्षक दिए हुए हैं। सबसे पहला शीर्षक, टॉप साइंटिस्ट्स ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा कैप्शन है, वार्मिंग अनस्टॉपेबल। तीसरा कैप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन, और यहाँ पर विश्व का मानचित्र दिखाया गया है और अलग अलग रंगों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को दिखाया गया है। एक कैप्शन और, CO2 लेवल एट 800,000 ईयर हाई। इसका अर्थ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में स्तर है वो पिछले 800,000 वर्षों में सबसे अधिक ऊंचे स्तर पर है। एक कैप्शन और, उसका शीर्षक है, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन्ड। और इसके बारे में हम जान सकते हैं कि वायुमंडलीय परत जो है वो पतली होती जा रही है। एक कैप्शन और, दिस विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, US। अमेरिका के किसी समाचार पत्र का ये कैप्शन है और जिसका अर्थ यह है कि इस बार की जो शरद ऋतु है वो सबसे अधिक गर्म ऋतु महसूस की गई। एक और कैप्शन और उसका टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग, और एक आखिरी कैप्शन यहाँ पर है और उस कैप्शन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा। और इसके नीचे लिखा है, इसे पढ़ें एवं मनन करें और पता लगाएं क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। पृष्ठ संख्या 22, वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। चित्र संख्या 4.2 में वायुमंडल के विभाजन को दिखाया गया है। सबसे ऊपर है बहिर्मंडल और इसकी ऊंचाई लगभग 100 से 90 किलोमीटर के मध्य है और इसी में बाह्य वायुमंडल भी आता है। नीचे 80 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य सीमा और मध्यमंडल है। उसी के नीचे हम चलेंगे तो पृथ्वी की सतह से 40 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें मिलता है समताप सीमा, समताप मंडल और क्षोभ सीमा। और इसी मंडल के अंदर हम देख सकते हैं कि हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ता है। और सबसे नीचे है पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक और इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल में माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखाई गई है। इसका अर्थ है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक या उससे थोड़ा अधिक ऊपर क्षोभ मंडल या सबसे निचली परत का वायुमंडल है। अब आइए सुनते हैं आज का पाठ। और अब सुनते हैं क्षोभ मंडल क्या होता है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम सभी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। दूसरा मंडल है समताप मंडल। इसके बारे में अभी हमने चित्र में भी सुना था। आइए अब सुनते हैं इसका वर्णन। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है
कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। और अब सुनते हैं मध्यमंडल, जो हमने इस चित्र में देखा था। मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और अब वर्णन है इसी पृष्ठ पर। बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के कारण तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृष्ठ संख्या 23। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, जबकि अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आपतन कहलाती है। आपतन या सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? इसी पृष्ठ संख्या 23 में अब कुछ बॉक्स, और आइए देखते हैं ये बॉक्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहला बॉक्स, आइए कुछ करके देखें। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की एक मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। दूसरा बॉक्स, इसका शीर्षक क्या आप जानते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवें भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। इसके नीचे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और ये चित्र संख्या 4.3 में है। सबसे पहले एक तापमापी उपकरण का चित्र दिया गया है जिसका काम है तापमान को मापना। एक और उपकरण का चित्र हम यहाँ पर देखते हैं और इसका नाम है वायु दाब मापी। तो इसका कार्य जैसा नाम से ही प्रकट है कि वायु के दाब को मापता है। एक और चित्र यहाँ पर हम देखते हैं और उसका नाम है वर्षा मापी और इसका कार्य है वर्षा की मात्रा को मापना। एक चित्र और जो इसी चित्र संख्या 4.3 में है और इस उपकरण का नाम है वात दिग्दर्शी, यानी पवन की दिशा को ये दर्शाता है। पृष्ठ संख्या 24।
यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। और आइए अगले पृष्ठ पर चलने से पहले इसी पृष्ठ पर 3 बॉक्स, और सबसे पहला बॉक्स है, उसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दूसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। एक बॉक्स और इसी पृष्ठ पर, और इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। आइए सुने। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी अथवा पछुआ पवन कहते हैं। पृष्ठ संख्या 25। स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। 2 मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। 3 स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर।
क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 4.4 है और उसमें प्रमुख वायु दाब पेटियों के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनका विवरण। सबसे ऊपर उच्च दाब, उसके नीचे ध्रुवीय पूर्वी पवन, उसके बाद अधो ध्रुवीय निम्न दाब, उसके बाद सनातन पछुआ पवन, फिर उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश, और यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं कर्क रेखा इस पृथ्वी को काटती हुई, और उसके नीचे इस समय हम देख सकते हैं जो प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं। ये पेटी है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। फिर हम यहाँ देख सकते हैं भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को आर पार काटा है, और इसका वर्णन यहाँ पर है भूमध्य रेखीय निम्न दाब या डोलड्रम। उसके नीचे हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, फिर उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश, उसके बाद सनातन पछुआ पवन, फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब, और फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन। आइए अब सुनते हैं पाठ। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा एवं ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग से चली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों एवं अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 25 किलोमीटर तक भीतर आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। यहाँ एक चित्र दिया गया है और चित्र में दिखाया गया है कि चक्रवात द्वारा विनाश किस प्रकार से आया। यहाँ टूटे हुए घर और भरा हुआ पानी हम देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 26। आइए सुनते हैं पाठ। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता।
और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, तब वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। और इसको हम चित्र संख्या 4.5 में देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो चित्र है वो चक्रवाती वर्षा का है। इसमें देखते हैं ठंडी वायु एक दिशा से आ रही है और फलस्वरूप गर्म वायु ऊपर उठ रही है। पर्वतीय वर्षा में यहाँ पर एक पर्वत का चित्र है और यहाँ पर हम देखते हैं पर्वत की चोटी पर आर्द्रता के कारण बादल बन रहे हैं। ये है पर्वतीय वर्षा। और एक वर्षा और, उसका नाम है संवहनी वर्षा। चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि पृथ्वी की सतह से गर्म वायु ऊपर उठ रही है और ऊपर बादलों का निर्माण कर रही है। पृष्ठ संख्या 27। पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यहीं पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला है। अभ्यास 1। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वायुमंडल क्या है? ख, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? ग, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? घ, मौसम किसे कहते हैं? च, वर्षा के 3 प्रकार लिखो। छ, वायु दाब क्या है? 2। सही उत्तर चिन्हित कीजिए या सही उत्तर बताइए। साथियों, यहाँ पर कुछ प्रश्न है और हर एक प्रश्न के 3-3 विकल्प हैं। उन 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको बताना है जो आप समझते हैं कि वो सही है। आइए सुनते हैं। क, इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? और यहाँ पर विकल्प के रूप में 3 विकल्प हमारे सामने हैं। जो पहला विकल्प है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ओजोन। ख, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यहां भी 3 विकल्प। पहला विकल्प क्षोभमंडल, दूसरा विकल्प बाह्य वायुमंडल तथा तीसरा विकल्प मध्यमंडल। इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ग, वायुमंडल की इन परतों में कौन सा बादल विहीन है? 3 विकल्प एक बार फिर से आपके लिए। पहला विकल्प है क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्यमंडल। घ, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब। 3 विकल्प यहां पर है। पहला विकल्प है बढ़ता है, दूसरा घटता है और तीसरा समान रहता है। च, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं। पहला विकल्प बादल, दूसरा विकल्प वर्षा और तीसरा विकल्प हिम। 3, यहां 2 स्तंभ हैं और दोनों स्तंभों में अलग अलग शब्द हैं और आपको पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ का मिलान करना है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पहला स्तंभ।
क व्यापारिक पवने, ख लू, ग मानसून, घ पवन। और दूसरे स्तंभ में, जिसका आपको पहले स्तंभ से मिलान करना है, विकल्प ये है। पहला, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। दूसरा, मौसमी पवन। तीसरा, पवन की क्षैतिज गति। चौथा, ओजोन गैस की परत। पांचवा, स्थायी पवन। और छठवां, स्थानीय पवन। 4, कारण बताइए। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? ख, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है, क्यों? पृष्ठ संख्या 28। 5, आओ खेलें। क, दिए गए चार्ट की मदद से इस वर्ग पहेली की समस्या को हल करें। नोट यहां दिया हुआ है, वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। और यहां इसके नीचे इस वर्ग पहेली को हम देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं। और अब आइए सुनते हैं इन संख्याओं के अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले, इस वर्ग पहेली में अगर आप बाएं से दाहिनी ओर जाएंगे तो आपको ये संख्याएं मिलेंगी जो आपको इस वर्ग पहेली में भरना है। 6, एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने का असाधारण गुण रखता है। 8, वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% में पाई जाती है। 11 संख्या में है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। 12, बहुत सारी गैसों का मिश्रण। 14, जीवित रखने वाली गैस। 15, गतिशील वायु। 16, एक भारतीय पेड़ जिसका औषधीय गुणों के लिए महत्व है। 18, हानिकारक सूर्य किरणों से हमारी रक्षा करने वाली गैस। 19, निम्न दाब क्षेत्र। इसी वर्ग पहेली में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको इन संख्याओं का मिलान करना होगा। 1, जल वाष्प की वायु में मात्रा। 2, वायुमंडल में धूल कण के चारों ओर जल वाष्प का संघनन। 3, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली स्थानीय पवन का एक उदाहरण। 4, वायुमंडल में छोटे अंतराल के लिए बदलाव। 5, वर्षण का तरल रूप। 7, पृथ्वी के चारों ओर वायु की चादर। 9, वायु दाब को नापने का यंत्र। 10, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। 13, शीत में दृश्यता को कम करता है। 17, जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है वह समय। पृष्ठ संख्या 29। इस पृष्ठ में आपको एक कार्य दिया गया है। एक सप्ताह का मौसम कैलेंडर बनाएं। विभिन्न प्रकार के मौसमों को दिखाने के लिए चित्रों या संकेतों का उपयोग करें। यदि मौसम में बदलाव आता है तो आप एक दिन में एक से अधिक संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्षा रुकने पर सूर्य बाहर निकलता है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है और वो उदाहरण इस प्रकार से है। संख्या 1, उसमें संख्या 1 सूर्य पूरी तरह से निकला हुआ, और इसमें हम कहेंगे जो मौसम है वो धूप वाला दिन है। अब 2 से 7 तक लगातार अलग अलग स्थितियों का आपको चित्रण करना है और मौसम के रूप में उसका नाम कॉलम 2 में देना है। यहां पाठ समाप्त हुआ।